नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, लगातार मैं आपको भारत के भूगोल के संबंध में क्लासेस लेकर आ रहा हूं और उम्मीद है कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो आपको कभी भी फिर दोबारा से क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं आ रहा है तो बाद में दोबारा भी आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, भारत की स्थिति और विस्तार की। टॉपिक आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक है भारत की स्थिति और एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति और विस्तार में काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी तक जान ली थी पिछली 2 क्लासों में। कुछ चीज़ें हमें और जाननी है। हम बात कर रहे थे, ध्यान रखना किसके बारे में, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, भारत पाक सीमा। भारत पाक सीमा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर आपका लेवल जो है वो बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे पिछली क्लास में कुछ बच्चे कहे थे पंचशील समझौता ये सब बताइए, तो ये ध्यान रखना आरएएस प्री या आपके आईएएस प्री के एग्ज़ाम के हिसाब से वो चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पर जो आपका लेवल 2 है वहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप फिर से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट स्टडी करें। ठीक है, कि आपके एग्जाम में ये चीज़ आती है तो हम उसी पर फोकस रहेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ज्योग्राफी जो है या जो जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है, इस पर पूरी किताब है। ठीक है ना, भू राजनीतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है। तो पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार की राजनीतिक संबंध हैं उसको लेकर अगर चर्चा की जाए तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उस सब पर बात पहुंच जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भारत चीन विवाद की बात कर रहे थे। ठीक है ना, हाँ मैं बात जरूर करूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन उसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना आपको वही है जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में बात कर चुके थे और भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है उसकी बात हमने कर ली थी। मैं बता रहा हूँ पिछली क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने भारत और अफगान सीमा के बारे में भी जान लिया था, भारत अफगान। और हम बात कर रहे थे फिर भारत चीन। और भारत चीन सीमा में भारत और चीन के बीच में जो विवाद हैं उसकी बात कर रहे थे। और विवादों में एक तो मैंने विवाद आपको बता दिया था, वो कौन सा विवाद था, अक्साई चिन्ह वाला विवाद था। ठीक है, अब ये अक्साई चिन्ह वाला विवाद क्यों यहाँ पर पैदा हुआ, देखिए मालाराम जी बुक की आपको आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको लगभग सारे एंगल से बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से आपको मैं लगभग सारी चीज़ें करवा दूंगा, तो बुक्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य मैंने बता दिया होगा नागालैंड है। ठीक है ना, नागालैंड की सीमा जो है सबसे ज़्यादा छोटी है। तो ध्यान रखें इस तरह से। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा था बिल्कुल पंचशील समझौते के बारे में बताता हूँ, ओरली ही बता देता हूँ। मुझे लगता है सचिन को कहानियाँ सुनने में बहुत आनंद आता है, हालांकि ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है सारे के सारे। देखिए अक्साई चिन्ह विवाद कैसे हुआ इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ। अक्साई चिन्ह विवाद की बात कैसे आती है, देखिए भारत और चीन, यहाँ पर स्थिति ये है, इधर की तरफ देखिए भारत है, नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, ये स्थिति है। बात है आपको पता है कि दोनों देश, ध्यान से सुनते जाएं, आपको पता है कि भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 के अंदर और चीन को आज़ादी मिल गई थी 1949 के अंदर। ठीक है, तो दोनों देशों को ध्यान रखना समान समय, लगभग एक ही समय काल में आज़ादी मिली थी और दोनों देश गुलामी से आज़ाद हुए थे।
दोनों देश गुलामी से आज़ाद हुए थे। और जब दोनों देश गुलामी से आज़ाद हुए तो भारत के नेताओं ने या नेहरू जी ने चीन के साथ मिलकर ये सोचा कि दोनों देश अगर मिलकर चलेंगे, क्योंकि उस समय का दौर आप देखिए, आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला, ठीक है। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक चला। उसके बाद कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक दौर शुरू होता है, इसको बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध जो विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है, जो कूटनीतिक लड़ाई थी। शीत युद्ध का दौर जब शुरू होता है तो शीत युद्ध में आप देखेंगे कि यहां पर दो बड़े गुट बन गए थे। यहां पर क्या हो गया था, विश्व का ध्रुवीकरण हो गया, विश्व का ध्रुवीकरण। और इस ध्रुवीकरण में आपने देखा दो धुरी बन गए थे, एक तो आपका यूएसए बन गया था और दूसरा यूएसएसआर बन गया था। तो विश्व दो प्रमुख महाशक्तियों में बट गया था, एक आपकी अमेरिका थी और दूसरा रूस हुआ करता था। अब उसी दौर में आप देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही भारत को आज़ादी मिली, चीन को आज़ादी मिली। लेकिन इस स्थिति में अगर आप पाएंगे तो दोनों जब नए नए आज़ाद देश जो हो रहे थे उनके सामने समस्या थी कि वो अमेरिका के साथ जुड़ें या वो यूएसएसआर के साथ जुड़ें। जो कोई भी देश जो गुलामी से आज़ाद हो रहा था, अगर वो अमेरिका के साथ जाता था तो रूस उसे तंग करता था, और जो रूस के साथ जाता था तो अमेरिका उसको तंग करता था। अब इसी बीच भारत को आज़ादी मिली तो भारत के समक्ष ये आपकी दिक्कत आने लगी। तभी नेहरू जी ने क्या किया कि एक अलग से गुट बनाया जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, आपने सुना होगा। 3-4 देशों ने मिलकर ये शुरू किया था। अब उसी दौर में नेहरू जी की ये विज़न थी, नेहरू जी को ये लगता था कि क्यों ना दोनों महाशक्तियों से अगर हम जुड़ें, दोनों महाशक्तियों से अगर किसी से भी जुड़ेंगे तो हम दूसरे से दुश्मनी पैदा कर लेंगे। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे तो इन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है। और इस बीच के रास्ते में ही अगर आप देखेंगे, बीच के रास्ते में इन्होंने क्या किया कि दोनों देशों ने आपस में मिलकर चलने के लिए एक समझौता किया, और ये समझौता किया 1954 में। 1954 में एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं पंचशील समझौता, पंचशील समझौता। और पंचशील समझौते में दोनों देशों के नेताओं ने, मतलब भारत की तरफ से नेहरू जी और चीन की तरफ से चाउ एन लाई, इन दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए। और इसमें 5 मुद्दे थे जिन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जैसे कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे, दोनों देश एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे। तो इस प्रकार से जब इन्होंने 5 जो मुद्दों पर साइन किए तो हिंदी चीनी भाई भाई के यहाँ पर नारे लगाए गए, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के साथ में ही दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई, ठीक है। अब मेन मकसद क्या था चीन का, इस समझौते के पीछे का जो मकसद ये था कि चीन को तिब्बत पर कब्जा करना था। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहले तिब्बत हुआ करता था, यहाँ पर तिब्बत था, ठीक है, जो एक बफर स्टेट के रूप में था। न तो इस पर चीन का कब्जा था और ना ही भारत के पर इसका कब्जा था, ठीक है। वन विभाग के अधिकारियों के बारे में जानकारी वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में क्लास चलेगी क्या? वन विभाग के अधिकारी मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर की जो क्लासेस होती हैं वो क्या? देखिए जो क्लासेज आपकी चलेंगी या कोई भी नहीं चलेगी इसके बारे में तो मैनेजमेंट ही आपको बता सकता है। मैं इस बारे में कोई आपको अभी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। अभी जो क्लास चल रही है उस क्लास का आनंद लें आप। बीच में इस तरह से कमेंट करेंगे तो मैं जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें,
तो ये आपका पंचशील समझौता यहां पर हुआ। अब पंचशील समझौते की स्थिति को समझिए। अब यहां पर तिब्बत था, यहां पर चीन हुआ करता था, पहले चीन की स्थिति थी यहां। अब चीन ने धीरे धीरे करके, क्योंकि चीन की नीति जो है वो विस्तारवादी नीति है। चीन की नीति कैसी है? विस्तारवादी नीति है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सभी पड़ोसी देशों के साथ झगड़ा है। ठीक है, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ चीन का झगड़ा आपका हुआ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब ये यहाँ पर चीन था, यहाँ तिब्बत था, तो चीन ने धीरे धीरे करके तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब चीन ने धीरे धीरे करके जब कब्जा करना शुरू किया तो सिंपल सी बात है, भारत ही इसका पड़ोसी देश था जो इसका विरोध कर सकता था, लेकिन भारत समझौते के साथ बंधा हुआ था। और भारतीयों की पुराने से चीन को ये पता थी, आदत है कि भारतीय ये मानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो नेहरू जी पूरी तरह से वचनबद्ध थे। ठीक है, तो इस वजह से भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया। और जब कोई विरोध यहाँ पर भारत ने नहीं किया तो चीन को ये मौका मिल गया कि चीन ने धीरे धीरे करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब जब चीन लगातार तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, तभी यहाँ पर एक धर्मगुरु है जिनका नाम है दलाई लामा। तो तिब्बतियों के या बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा। दलाई लामा ने यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया चीन के खिलाफ। चीन के खिलाफ दलाई लामा ने जब एक आंदोलन खड़ा कर दिया तो चीन ने दलाई लामा को देशद्रोही घोषित कर दिया और मारने के आदेश दे दिए। अब दलाई लामा क्योंकि विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, तो भारत ने इसको अपने यहाँ शरण दे दी। और भारत ने जब अपने यहाँ शरण दे दी तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सारे के सारे तिब्बतियों को जो दलाई लामा के साथ आए थे उनको बसा दिया गया। अब जब चीन ने इसको अपना देशद्रोही घोषित कर दिया था और भारत ने अपने यहाँ शरण दे दी, और पंचशील समझौते में ये बात कही गई थी कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो चीन ने क्या किया? चीन ने इस पंचशील समझौते को खारिज कर दिया, नहीं माना। और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने 1962 में अचानक से भारत पर युद्ध आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत पर जब आक्रमण कर दिया चीन ने, तो चीन ने भारत के दो बड़े भूभागों पर कब्जा कर लिया। एक तो इस वाले भाग पर कब्जा कर लिया जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। चीन ने इस भाग पर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन। दूसरा इस भाग पर कब्जा कर लिया अरुणाचल प्रदेश में, जिसको नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया कहा जाता था। तवांग वैली, तवांग रीजन जो पड़ता है, तवांग घाटी, यहां पर कब्जा कर लिया। अब अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों में युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन चीन ने इन दोनों हिस्सों को अपने कब्जे से नहीं छोड़ा। जब भारत ने चीन से गुजारिश की कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, तो ये जो दोनों हिस्से जो भारत के हैं, इन पर आपने कब्जा किया हुआ है, इनको अब वापस हमको दे दीजिए। ठीक है, लेकिन चीन ने मना कर दिया। चीन ने कहा कि ये दोनों भाग हमारे हैं, क्योंकि ये तिब्बत है। आप देखेंगे यहाँ पर भी लोग कैसे हैं, इसी धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को, और यहाँ भी रहने वाले लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उसने कहा कि ये सारा का सारा हिस्सा तिब्बत का था और तिब्बत अब हमारा हिस्सा है, तो ये दोनों भी हमारे हैं। लेकिन जब भारत ने थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, तो उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दौरान चीन ने भारत को बोला कि दोनों में से एक भाग आपको मिल सकता है, दोनों हम नहीं देंगे। तो भारत ने नेफा को शामिल कर लिया, लेकिन अक्साई चीन को चीन के कब्जे में ही छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक अक्साई चीन जो है वो आपका विवादित है। अक्साई चीन आज तक आपका विवादित है। ठीक है, आज भी हम एक न्यूट्रल कंट्री की तरह क्यों बिहेव करते हैं? देखिए, न्यूट्रल कंट्री की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि देखिए, अब जो आपका दौर है वो हथियारों के युद्ध का दौर नहीं है। ठीक है, हथियार हम भले ही अपने कॉन्फिडेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन अब जो दौर है वो किसका है? आर्थिक है। जो देश जितना ज़्यादा आर्थिक मजबूत होगा वही ज़्यादा
आपका पावरफुल कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भारत अब आर्थिक के रूप से उभर रहा है। अभी कोरोना ने भले ही बर्बाद कर दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति भारत की बहुत सही है और विश्व में ये सही होने वाली है, क्योंकि भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा भारत का क्या है, ताकत है, मेन फोर्स है। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत का आगे जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ध्यान रखें, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। तो ये विवाद था चीन के साथ में अक्साई चीन वाला। फिर मैंने स्टेपल वीज़ा वाला विवाद आपको बता दिया था। अगला एक और विवाद है जिसको लिख लें आप साथ में ही, चीन के साथ भारत का एक और विवाद है। भारत चीन विवाद को लेकर चल रहे हैं। अगला विवाद लिख लें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मोतियों की माला। मोतियों की माला। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मोतियों की माला की बात करें तो ध्यान रखना, चीन की, लिख लें इसके आगे, चीन की एक नीति है, चीन की एक नीति है जिसके द्वारा हिंद महासागर पर नियंत्रण, हिंद महासागर पर नियंत्रण। ठीक है, तो चीन क्या कर, ध्यान रखना, लगातार पटवारी वाले बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पटवारी में तो है ही आपका भारत का भूगोल। देखिए, आप इस तरह से अगर पूछेंगे तो ध्यान रखिए, आपको इसका मतलब आपको अपने टॉप सिलेबस नहीं पता है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जब आपको उसका सिलेबस नहीं पता है तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि पटवारी में है कि नहीं, आपको पटवारी का सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए। पटवारी के सिलेबस में आप देखेंगे भारत का भूगोल ही पूरा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये आपके अंदर आएगा, मैं भारत का भूगोल ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सिलेबस को अपने पास रखें, अपनी स्टडी टेबल के सामने सिलेबस चिपका दें और 2 मैप चिपका दें, एक विश्व का, एक भारत का। यही तरीका है, ध्यान रखना, एग्जाम में दूसरों से बेहतर स्कोर करने का। तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बेहतर करेगा वही आगे निकलेगा, ये भी आप मान के चलिए। दूसरों से हटके आप तैयारी करोगे, दूसरों से विशेष करे से अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो भेड़ चाल में चलते रहोगे तो सब बराबर ही तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो तैयारी तो करके ही जा रहा है, लेकिन आपकी तैयारी उससे कैसे बेटर हो सकती है, इसके लिए पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका आपको पाठ्यक्रम पता हो। दूसरा, आपके स्टडी टेबल के सामने मैप जरूर लगे हों, मैप जरूर लगे हों, क्योंकि ध्यान रखना, केवल भूगोल के संदर्भ में ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये करंट अफेयर के संदर्भ में भी मैप की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ भी बात आपकी करंट अफेयर की बात आती है, वहाँ भी मतलब ये आपको विश्व के मैप की आवश्यकता पड़ती है। करंट अफेयर में आप देखें, विश्व में जहाँ भी कोई घटना हो रही है, कहाँ पर कहीं तख्ता पलट हो गया, कहाँ पर कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कहीं पर कहीं भूकंप आया है, तो वो स्थान आप लोकेट कर लें, वहीं से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। भूगोल से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, प्रश्न जो है वो वहीं से पूछे जाते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं घटना आपकी हो चुकी होती है, तो ये पूछे जाते हैं। अब ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये करंट से संबंधित है सारी की सारी, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ विवाद रहता है और लगातार आप देख रहे हैं चीन हिंद महासागर पर कब्जा करता चला जा रहा है, हिंद महासागर पर कब्जा करता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पटवार में भारत के भूगोल के टॉपिक हैं, उसमें ये शामिल है। ठीक है ना, उसमें ये शामिल है। यूपी एमपीपीएससी मेंस के लिए तो नहीं होगा, प्री के लिए हो सकता है। ठीक है ना, प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस के लिए ये आपका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न आप बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे मेंस में पूछ सकते हैं आपसे कि मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के बारे में बताइए, तो आप जाकर जानकारी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है,
हाँ, चीन के साथ भारत की, ध्यान रखना, भारत के राज्य एक तो पश्चिमी सीमा बनाते हैं, एक मध्य और एक पूर्वी सीमा बनाते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चीन की एक नीति है, और ये नीति चीन ने क्यों शुरू की? ये नीति इसलिए चीन ने शुरू की क्योंकि चीन का रास्ता हिंद महासागर में बहुत पहले कमज़ोर था। ठीक है, क्यों कमज़ोर था? सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हिंद महासागर है, ये आपका ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है। मैं हिंद महासागर की तरफ बात कर रहा हूँ। ये हिंद महासागर है, यहाँ पर भारत है, ठीक है, और ये चीन है यहाँ पर। यहाँ से ये इंडोनेशिया के द्वीप पड़ते हैं इस तरह से। ये पूरा हिंद महासागर आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, अब चीन को, आपको पता है कि चीन को यहाँ से, ये अरब देश हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? खाड़ी देश हैं, अरब देश हैं, और अरब देश से क्या मिलता है? पेट्रोल। ठीक है, तो चीन को अगर पेट्रोल ले जाना है तो पेट्रोल चीन कहाँ से ले जाएगा? यहीं से ले जाएगा, इस तरह से होते हुए। ठीक है, या चीन को अपने माल का आयात करना है, चीन को माल का निर्यात करना है, तो निर्यात करने के लिए चीन यहीं पर आएगा। चीन को अगर माल का निर्यात करना है तो इस मलक्का जल संधि से चीन को निकलना पड़ेगा, और चीन को अगर अफ्रीका में माल बेचना है, या अरब देशों में बेचना है, या यूरोप में जाना है, सुएज नहर से कहाँ जा सकते हैं? यूरोप में जा सकते हैं। तो चीन को यहाँ से गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है? भारत का है, भारत का आपका दबदबा है इस क्षेत्र में पूरा का पूरा। जब यहाँ पर भारत का दबदबा है और यहाँ पर एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है, और मलक्का जल संधि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के बिल्कुल नज़दीक है। मतलब वहाँ से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो भारत उसको आसानी से रोक सकता है, बर्बाद कर सकता है। ठीक है, 1971 में, 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो हुआ था, भारत पाक युद्ध जो हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा चीन जो है वो चिल्लाया था, सबसे ज़्यादा चीन ने इसका ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन चीन ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि चीन को पहले ही इंदिरा गांधी जी ने ये धमकी दे दी थी कि अगर चीन ने गलती से भी पाकिस्तान का समर्थन किया तो ध्यान रखे हिंद महासागर में उसका प्रवेश बंद हो जाएगा, और एकमात्र जगह सी जहाँ से चीन जो है वो अरब देशों से पेट्रोल मंगाता है। तो चीन को ये लगा कि अगर हम इसी तरह से रहेंगे तो हिंद महासागर पर तो हमारा कब्जा नहीं रहेगा, हिंद महासागर पर तो धीरे धीरे करके भारत का ही दबदबा रहेगा, और भारत का दबदबा रहेगा तो आगे जाके दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ध्यान रखना, इस वजह से आप देखें, इस वजह से चीन ने लगातार भारत के विरोधी देश और भारत के पड़ोसी देशों को कर्जा देना शुरू किया, और उनको इतना ज़्यादा कर्जा चीन ने दे दिया कि वो चुकाने की स्थिति में नहीं रहे, और बाद में चीन ने फिर उनसे ज़मीन खरीद ली। तो लगातार चीन ने क्या किया कि भारत के जो विरोधी देश हैं और भारत के पड़ोसी देश भी हैं उनको लालच देना शुरू किया, और इस संदर्भ में धीरे धीरे करके उसने क्या किया, हिंद महासागर पर छोटे छोटे द्वीप खरीद लिए और वहाँ पर अपने 9 सैनिक अड्डे बना दिए। अब चीन के जब 9 सैनिक अड्डे बन जाएंगे तो चीन की स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत चीन ने, ध्यान रखना, क्या क्या किया है। सबसे पहले ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, और ग्वादर बंदरगाह आप जानते ही हैं कहाँ पर बना है, पाकिस्तान में। तो चीन ने पाकिस्तान को सस्ते में लोन दिया, और लोन देने के बाद उससे ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर बंदरगाह बना दिया, ग्वादर बंदरगाह। इसी तरह ध्यान रखना श्रीलंका, तो श्रीलंका में हम्बनटोटा तथा कोलंबो बंदरगाह,
ये श्रीलंका में, तो भारत के दक्षिण में भी इसको अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का मौका मिल गया दोनों जगहों पर, ठीक है। इसी तरह से फिर भारत के पूर्व में चले जाइए, कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार, ठीक है। चिटगोंग, चिटगोंग बंदरगाह बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो निरंतर चीन ने इस तरह से अपना हिंद महासागर पर कब्जा बढ़ाया है, और कब्जा बढ़ाने के तहत अब हिंद महासागर में चीन की स्थिति मजबूत है। तो अब भारत चीन को धमका नहीं सकता है। अब तो भारत को खुद ही खतरा महसूस हुआ, तो भारत ने फिर चाबाहार बंदरगाह ईरान से लिया, क्योंकि चीन अगर ग्वादर बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा तो उसके बगल में बिल्कुल क्या आ जाएगा, चाबाहार बंदरगाह आ जाएगा, ठीक है। देखिए अवेयर तो रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, अवेयर तो रहते हैं लेकिन खतरा महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल पॉलिसी का फेलियर मान सकते हैं, इस बात को बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर चीन ने ग्वादर बंदरगाह बना दिया बिल्कुल भारत के नज़दीक ही, और इसके बाद भारत ने ईरान में बना दिया जो चाबाहार बंदरगाह है, चाबाहार बंदरगाह, ठीक है। ये ईरान के अंदर पड़ता है, जो भारत के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीडीएस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार किस बंदरगाह से सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से भारत की प्रत्यक्ष सीमा लगती नहीं है, स्थलीय सीमा लगती नहीं है, क्योंकि बीच में पीओके आ जाता है। तो भारत और ध्यान रखना बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा व्यापार ध्यान रखना कहाँ से होगा, चाबाहार से होगा। यहाँ अफगान है तो चाबाहार बंदरगाह से। तो इस प्रकार से ध्यान रखना प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर इस पर गौर से आप चीज़ों को समझ लोगे तो आसानी से एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान जब नहीं लगता है तो वहाँ भी आपका है, ठीक है, इस तरह से है। तो बहुत सारे हैं, देखिए ओम प्रकाश जी, जिबूती भी है और भी कई सारे हैं, लेकिन ये कि अब ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, आईआर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से स्थिति आपकी है। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। हाँ, जिबूती बंदरगाह भी है, इसके अंदर आता है, जिबूती बंदरगाह भी इसमें आता है। यहाँ पर चीन ने ले लिया है, यहाँ पर पड़ता है जिबूती, जिबूती, जिबूती पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं, एक और जान लेते हैं हम, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, वो आपका डोकलाम विवाद, ठीक है। तो एक और विवाद है, ध्यान रखना, दोनों देशों के बीच में डोकलाम, डोकलाम विवाद। तो ध्यान रखना, डोकलाम विवाद क्यों है इसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए, ये तो नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक आपका भूटान है, ये आपका नेपाल है। यहाँ पर एक जगह, ये पूरी एक घाटी है, इस घाटी को हम बोलते हैं, ध्यान रखना क्या, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी कहा जाता है इसको, ठीक है, चुंबी घाटी इसको कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से चीन का एक रोड जाता है, चीन ने यहाँ से एक रोड बनाना शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं सी पैक। इस रोड को बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहलाता है। अब ये रोड हालांकि ऊपर से जाना था, चीन ने इस रोड को नीचे से निकाल दिया और यहीं पर जगह पड़ती है, यहीं पर जगह पड़ती है डोकलाम। और डोकलाम ध्यान रखना किस में है, ट्राई जंक्शन पॉइंट में आती है, ट्राई जंक्शन पॉइंट। और ट्राई जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं त्रिसंधीय, त्रिसंधीय क्षेत्र। और त्रिसंधीय क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जहां तीन देशों की, वह क्षेत्र जहां तीन देशों की सीमाएं लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। और तीन देशों की सीमाएं जहां भी लगती है वहां पर यूएनओ के चार्टर के अनुसार, यूएनओ के चार्टर के अनुसार कोई एक देश नियंत्रण नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो डोकलाम विवाद आपने सुना होगा। हाँ ठीक है, तो डोकलाम विवाद ध्यान रखना ऐसे क्षेत्र में आता है जहां तीन देशों की सीमा मिलती है, जिसको ट्राई जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब ट्राई जंक्शन पॉइंट जहां भी होता है वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कानून है कि कोई भी एक देश उस पर कब्जा नहीं करेगा, तीनों देशों की सहमति होगी तभी वहां पर कोई निर्माण कार्य हो सकता है, अन्यथा कोई एक देश ऐसा कब्जा नहीं करेगा। और जब एक देश कब्जा नहीं करेगा तो चीन यहाँ से रोड बना रहा था, और जब चीन रोड बना रहा था तो भूटान ने भी विरोध कर दिया, और सिक्किम के नज़दीक है तो भारत ने भी विरोध कर दिया, तो चीन को ये यहाँ से रास्ता बदलना पड़ा। तो यही आपका कहलाता है, यही कहलाता है आपका क्या, यही डोकलाम वाला विवाद कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, रुको धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों पर। महेंद्र कुमार थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे करके चीज़ें आपकी सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जब टॉपिक आपका कवर निकल जाए आगे तब आपको लगे कि सर ये बात नहीं हुआ, तब आप प्रश्न पूछा तो अच्छा भी लगेगा मुझे भी। ठीक है, टॉपिक के खत्म होने से पहले आप क्वेश्चन पूछोगे तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। अभी वहीं पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अभी पूर्वोत्तर राज्यों पर हम पहुंचेंगे तो वहां सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से है। अब एग्जैक्ट देखिए, कुछ फौजदार में नहीं बता सकता कि ट्राई जंक्शन पॉइंट कितने किलोमीटर का होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है। तो कितने क्षेत्र तक इसका विस्तार होगा ऐसा नहीं है, समुद्री सीमा की तरह इसका विस्तार नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर इसका फिक्स नहीं होता कि कहाँ पर कितने किलोमीटर का होगा। ठीक है, चलते हैं तो आगे। तो ये तो भारत चीन विवाद हो गए, अब हम भारत नेपाल ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए भारत नेपाल सीमा। अगला लिखिए भारत नेपाल सीमा। तो नेपाल पूरा हिमालयी देश है, हिमालय में स्थित है सारा का सारा, हिमालय से। तो ध्यान रखना भारत और नेपाल के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नाम नहीं है दोनों के बीच में कहाँ इसको नाम दिया जाए, इस तरह से ध्यान रखना। मलक्का जल संधि पर तो इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का ही भाग है, तो वो इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन भारत के सबसे नज़दीक पड़ती है वो। ठीक है, तो भारत अगर अपना दबदबा कायम कर सकता है तो मलक्का जल संधि से निकलकर अगर कोई जहाज आएगा तो वो अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक से गुजरेगा, तो अंडमान निकोबार से भारत उसको क्या कर सकता है, क्योंकि वो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, वहीं से गुजरना पड़ेगा उसको। ठीक है, हाँ, तो देखिए भारत नेपाल के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, 5 राज्यों की, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल से लगती है। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो आप देखेंगे इधर की तरफ है उत्तराखंड,
उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद लिखें यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद लिख लें यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम। तो ये 5 राज्यों की सीमाएं, ठीक है। तो ध्यान रखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं नेपाल के साथ में, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं विवादों की। भारत और नेपाल हालांकि फ्रेंडली देश हैं, लेकिन जब से नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली के बनने के बाद यहां पर थोड़ा विवाद हो गया है, और कोई ऐसा बहुत सीरियस विवाद नहीं है, ठीक है ना। विवाद क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर स्थिति है ये, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा नेपाल है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा नेपाल है। पूरा का पूरा हिमालयी देश है। हिमालय की तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखला यहां पर आती हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड है, ये नेपाल है, उधर सिक्किम है। ये 5 राज्य लगते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और उसके बाद पश्चिमी बंगाल हो गया, और ये सिक्किम हो गया, ठीक है। अब विवाद का मेन कारण क्या है आपको पता है कि मैं आपको बता दूं। यहां पर पड़ता है कैलाश मानसरोवर। यहां पर क्या है? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप सुनते ही रहते होंगे, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर के लिए हमारे यहाँ से तीर्थ यात्रियों के जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? एक रास्ता तो है, जैसे मैं दिल्ली मान लेता हूँ, यहाँ से दिल्ली से एक रास्ता तो हमारे पास बचता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है। अब यहाँ से जाने से क्या होता था कि जब इधर से जाते थे तो यहाँ से जो आतंकवादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार देते थे लोगों पर, आपका आक्रमण कर देते थे, ठीक है। दूसरा, भारत ने फिर क्या किया कि अगर लोगों को जाना ही है तो लोग बाग यहाँ से होते हुए, यहाँ से सिक्किम से होते हुए, चीन होते हुए जाएं, ठीक है। ये नाथुला दर्रा कहलाता है, नाथुला दर्रा, यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा एकमात्र रास्ता जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो रास्ता कौन सा होगा? ये वाला होगा। यहाँ पर दर्रा है, इस दर्रे को बोलते हैं लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा आजकल चर्चा में था क्योंकि लिपुलेख दर्रे से भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए एक रोड बना दी, एक हाईवे का निर्माण कर दिया। अब जैसे ही हाईवे का निर्माण हो गया, उद्घाटन भी हो गया, तुरंत केपी शर्मा ओली ने इसको लेकर क्या किया? यहाँ पर विवाद पैदा कर दिया, ठीक है। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, यहाँ से रोड बनाया गया यहाँ तक जाने के लिए, तो ये विवादित है। अब ये तो लिपुलेख विवाद है। दूसरा काला पानी विवाद है। अब काला पानी विवाद क्या है वो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखते रहिए। यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से ये सिक्किम हो गया, ठीक है। ये उत्तराखंड है यहां पर। तो यहां पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपका इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा नेपाल है। अब 1816 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया, और अंग्रेज यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए पूरी तरीके से, क्योंकि एक तो पूरा बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे ज़्यादा कोई संसाधन भी नहीं है। तो 1816 के अंदर 1816 में ध्यान रखना, नेपाल नरेश तथा ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश राज, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, इस संधि को बोलते हैं सुगौली, सुगौली की संधि। क्या कहलाती है? सुगौली की संधि कहलाती है। ठीक है। अब यहां पर जब ये सुगौली की संधि हुई तो अंग्रेजों ने ये तय किया कि नेपाल की, क्योंकि यहां तो महान हिमालय है, उत्तरी सीमा तो तय कर देता है हिमालय और दक्षिणी सीमा तय कर देता है शिवालिक। ठीक है। अब बात आती है कौन सी? पश्चिमी और पूर्वी की। तो पश्चिमी और पूर्वी सीमा की अगर यहाँ पर बात हम करें तो पश्चिमी पूर्वी सीमा में यहाँ से एक नदी निकलती है। ये नदी मैं आपको बता दूं यहीं से निकलती है, इस जगह से, और इस तरह से बहते हुए यहाँ पर आती है और बाद में ये सरयू नदी में मिल जाती है। ये नदी कहलाती है, ध्यान रखना, काली नदी। काली नदी कहलाती है। दिख रहा है ये कलर सबको? काली नदी कहलाती है। ठीक है। हाँ, अब ये जो है अंग्रेजों ने जो सुगौली की संधि की थी वो काली नदी को माना, लेकिन काली नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, काली नदी की एक बड़ी सहायक नदी है जो इससे थोड़े से आगे से निकल कर आती है। ये जो नदी है ये कहलाती है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा नदी। ठीक है। लिम्पियाधुरा नदी, काली नदी, ध्यान रखना, नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है और यहां से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं मेची नदी। मेची नदी ये पूर्वी सीमा बनाती है। अब केपी शर्मा ओली का क्या मानना है कि ये जो काली नदी है ये पूर्वी सीमा नहीं है, लिम्पियाधुरा पूर्वी सीमा है। ठीक है। मतलब नेपाल इस नदी को अपनी पूर्वी सीमा मानता है और भारत जो कहता है कि काली नदी है, और इसके बीच का जो क्षेत्र आपका बचा, ये जो बीच का भाग है यही कहलाता है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद। तो ये दो विवाद है, ध्यान रखें, काला पानी विवाद और यहां पर लिपुलेख दर्रा विवाद। तो सीधा आपसे यही पूछा जाएगा। ये सारी चीजें करंट से जुड़ी हुई है। ठीक है। हाँ, काली नदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर महाकाली, कहीं पर शारदा बोल देते हैं, कहीं पर चौका बोल देते हैं। ठीक है। बाद में ये सरयू नदी कहलाती है फिर। ठीक है ना। तो ये काला पानी लिपुलेख विवाद आपसे पूछा जाएगा किस देश के साथ है, तो आंख बंद करके लगा देना, नेपाल के साथ है। ठीक है। इस तरह से चलें आगे। अब तो ये भारत नेपाल हो गया। अब भारत भूटान ले लेते हैं। ठीक है। भारत और भूटान। ठीक है। बिल्कुल राजस्थान एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, एसआई तो पूरा आरएस ही है। ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल है, बिल्कुल आप लिख लीजिए यहां पर भारत नेपाल विवाद लिख लीजिए, काला पानी लिपुलेख विवाद, इतना ही लिख लीजिए, काफी। ठीक है। बिल्कुल नोट्स की आपको आवश्यकता नहीं है, नोट्स की मैं आपको बता दिया ना, विवाद आपसे पूछा जाएगा तो लिख लें काला पानी लिपुलेख विवाद नेपाल के साथ है। ठीक है। बिल्कुल नोट्स बनवाते हैं साथ साथ में ही। चलें अब आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत भूटान सीमा। भारत भूटान सीमा। ठीक है। भारत भूटान सीमा, तो इन दोनों के बीच में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लिख लें साथ साथ में, भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 4 राज्यों की सीमाएं। तो 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इनमें से पहले तो एक राज्य इधर लिखें, सिक्किम। सिक्किम के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल,
पश्चिमी बंगाल के बाद असम, और असम के बाद लिख लें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें। हाँ, 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं और 4 राज्यों का क्रम ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है। भूटान को तड़ित झंझावत की भूमि भी कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, तड़ित झंझावत, तड़ित झंझावत की भूमि। ठीक है, और एक और लिख लें यहाँ पर। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से पूछे जाते हैं आपसे। तो ये है, कोई ऐसा विवाद नहीं है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं है। तो नॉर्मल इसी तरह से ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अगले देश को ले लेते हैं। ठीक है, अगला देश ले लेते हैं भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा। तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका कहलाता है, यहाँ पर ले लेते हैं। म्यांमार की राजधानी बता दो आप सब लोग फटाफट से। भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा। और भारत म्यांमार सीमा की देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसी सीमा नहीं है कि जिसका नाम आपको पता हो। ठीक है ना, ठीक है ना। 1751 किलोमीटर लंबी है म्यांमार के साथ, 1751। ठीक है ना, किलोमीटर में आपको लिखनी है तो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको सबको ये जानना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी देशों की। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से अगर बात करें तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रमबद्ध तरीके से। भारत के साथ 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं, 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। और इसको घटते हुए क्रम में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लाइन ध्यान रखें, वो लाइन आपकी क्या हो जाएगी, बचपन में बीए, ऐसे लिख लें, बचपन में बीए आपका हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य हो जाएंगे। तो बी से ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा भारत की बनती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है 4096.7 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर आ गया सी, सी से हो गया चीन। चीन के साथ भारत की सीमा मैंने लिखाई थी आपको 3488 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। चौथे नंबर पर तो ये हो गया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और एन से क्या हो गया, नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाए मैं से हो गया म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। और इधर आ जाए बी, तो बी से हो गया भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। और ए से हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखें, ये आंकड़े वैसे हालांकि पूछे नहीं जाते पर ये क्रम जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहीं पर। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे, इधर म्यांमार पड़ता है,
इधर क्या है, म्यांमार। तो इन दोनों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, भारत और म्यांमार के बीच में, इसको बोलते हैं अराकान योमा। तो आप लोग नोट कर लें साथ में, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, अब यहां पर म्यांमार है। अब आपसे पूछा जाए कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ लगते हैं, तो म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों को अगर हम बात करें तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँगा। 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं पहले तो। ठीक है, कितने राज्य लगते हैं, 4 राज्य। और 4 राज्यों को आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है क्या, अरुणामामी। अरुणामामी का नाम याद रखना है। ठीक है, क्या नाम रखना है, अरुणामामी। अरुणामामी याद रख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, 4 राज्य कौन से हो गए, एक तो राज्य आप देख रहे हैं यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक हो गया। ठीक है, एक राज्य तो आपका ये हो गया, और ये राज्य आपका हो गया अरुणाचल। तो अरु से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा राज्य यहां से लेकर यहां तक, तो ध्यान रखना पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो ये वही राज्य होगा, और ये राज्य आपका कौन सा है, असम। ठीक है, असम सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखना। असम के से असम की सीमा नहीं लगती है, लेकिन दूसरा राज्य यहाँ पर बात करें तो ये मैंने बताया था सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो ना से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नागालैंड। तो दूसरा राज्य नागालैंड हो गया अरुणामामी में। हाँ बिल्कुल सही। माँ से यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये राज्य कौन सा हो गया, मणिपुर। मणिपुर, और मणिपुर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक राज्य आ जाएगा, ये राज्य आपका हो गया मिजोरम। तो मी से क्या हो गया, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण में, ध्यान रखना पूछा भी जाता है कि उत्तर से दक्षिण में पूर्वोत्तर राज्यों का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अब म्यांमार के साथ विवाद की बात करें तो विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन कुछ शरणार्थियों को लेकर विवाद है। ठीक है, शरणार्थियों को लेकर है, तो विवाद ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विवाद केवल लिख लेना आप, रोहिंग्या शरणार्थी विवाद। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद। तो रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, वो आपको ध्यान रखना है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि रोहिंग्या शरणार्थी किस देश के शरणार्थी हैं, तो सीधा आप लगा दीजिए वो कौन सा होगा, आपका म्यांमार होगा। तो म्यांमार के साथ इस चीज़ का विवाद है। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, लिखने के आप कह रहे थे। तो ये सीमाएं लगती हैं, बचपन में MBS को फटाफट से लिख लीजिए कौन कौन सी कितनी लंबाई की सीमाएं। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा, दूसरे नंबर पर चीन है, फिर पाकिस्तान है, और फिर नेपाल है। तो ये बचपन से याद रहेगा। ठीक है, फिर मैं से म्यांमार हो गया, और भूटान और अफगानिस्तान हो गया। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, हाँ लिख लीजिए इसको फटाफट से।
मैंने बताया रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को लेकर विवाद है, शरणार्थियों को लेकर विवाद है। ठीक है, तो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर विवाद है, जो मैंने आपको लिखा दिया है मैप में। हाँ, नायपीडो इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सही, मैं भूल ही गया था क्वेश्चन पूछ के। नायपीडो इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए, आंकड़े पूछे जाते तो मैं लिखवा दिया आपको। ये आंकड़े तो कभी कभार पूछ लेते हैं, इनको लिख लें। जो चीज़ पूछी जाएगी आपके एग्जाम में वो मैं आपको जरूर लिखवाऊंगा। मुंडी राम जी, इस कोर्स कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, अभी कैसे पूरा हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा, इसको 2 महीने लगेंगे लगता ख़त्म होने में। हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो इनको हम मिलाकर बोलते हैं अरोड़ा मामी का ATM। ठीक है, चलिए चलें आगे। अब देखिए अगला, देखिए राज्य देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला पड़ोसी देश देख लेते हैं जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, और वो पड़ोसी देश कौन सा है? वो पड़ोसी देश आप देख रहे हैं ये है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं क्या है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, तो यहां से लेकर यहां तक ध्यान रखना, ये बांग्लादेश की सीमा है। इस प्रकार से ये बांग्लादेश है पूरा। ठीक है, तो अगला हम बात करें भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? फटाफट से बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है सर, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य की है, तो ध्यान रखना राजस्थान की है, बंगाल की नहीं, राजस्थान की है। नेपायतो बोलते हैं म्यांमार की राजधानी, नेपायतो। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है नेपायतो, इस तरह से लिख लें, नेपायतो। बांग्लादेश पर आ जाते हैं, तो बांग्लादेश से मैं पूछ रहा था कि बांग्लादेश की मुख्य सीमा ध्यान रखना कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा है। कौन सी है? रेड क्लिफ। तो ध्यान रखना रेड क्लिफ सीमा है, क्योंकि पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई थी उसको रेड क्लिफ नाम ही दिया गया था। तो रेड क्लिफ ध्यान रखें। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से बांग्लादेश के साथ में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के बीच में एक और सीमा है, इसको बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा ध्यान रखना। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के बीच में 3 बीघा गलियारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक और रेखा है, इसको बोलते हैं जीरो रेखा। जीरो रेखा, जीरो रेखा ध्यान रखना किसके साथ में है? त्रिपुरा, बांग्लादेश। जीरो रेखा कई बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, जीरो रेखा बोलते हैं इसको, 0 डिग्री नहीं, जीरो रेखा। हाँ, 0 डिग्री रेखा मान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस प्रकार से। तो आज समय देखिए आपका यही समाप्त हो गया है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में भी जानेंगे कौन कौन से विवाद रहे बांग्लादेश के साथ। ठीक है, समय आपका यहीं समाप्त हो गया, तो आज यहीं पर इसको ही आप रिवाइज कर लीजिए, इसी से नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।